नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद। यानी 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म में भगवती सूत्र यानी भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की चर्चा है। इन 16 महाजनपदों में हम लोग एक साथ नहीं याद करेंगे। 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपद में हम लोग 2 दिन में करके 8-8 करके याद कर लेंगे। इन 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो मात्र 2 ऐसे महाजनपद थे जो विदेशों में थे। अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, इन 16 महाजनपदों में कुछ विदेश में थे और कुछ भारत में थे। इन भारत में देखा जाए तो 14 महाजनपद भारत मिलते हैं, बाकी 2 महाजनपद विदेशों में मिलते हैं। जैसे ये हमारा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे पड़ता है कम्बोज, कम्बोज। राजधानी थी हाटक, राजधानी हाटक यानी कम्बोज जो था अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में था। ये अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका कम्बोज। ये है पाकिस्तान का उत्तरी इलाका, इसका था गांधार, गांधार। राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला, राजधानी तक्षशिला। 2 याद रखेंगे, कम्बोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये इलाका पड़ता है, ये हमारा इलाका जो आता है वो आता है इसका कुरु का, यानी कुरु। इस समय तो दिल्ली के आसपास का इलाका, हरियाणा के आसपास का, ये आता है कुरु। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। इसी का राजस्थान के आसपास का इलाका था मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य यानी विराटनगर, विराटनगर। 4 हो गए, कम्बोज, गांधार, कुरु और मत्स्य। इसमें अगर और देखें हम तो इसी के अगर आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है इलाका, ये मथुरा का, मथुरा, राजधानी सूरसेन, मथुरा, राजधानी सूरसेन। और अगर हम बात करें और तो ये पड़ता है, मत्स्य हो गया, मथुरा हो गया। इसके बाद आता है मथुरा के बाद कौशल, यानी कौशल की बात करें तो श्रावस्ती, ये हमारा कौशल का इलाका है, कौशल, कौशल, राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद आता है वत्स, ये मत्स्य है, जबकि आता है वत्स, यानी ये कौशाम्बी के आसपास का इलाका है, वत्स, राजधानी कौशाम्बी। और उत्तर प्रदेश का ये इलाका है वत्स, वत्स, सॉरी वत्स नहीं, मल्ल। कौशाम्बी का इलाका है ये मल्ल। मल्ल वही जनपद है जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मल्ल की बात करें हम अगर तो यही मल्ल की राजधानी कुशीनगर, यहीं पर महात्मा बुद्ध की जो थी मृत्यु हुई थी। तो इन 4 में से याद रखेंगे, कम्बोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, मथुरा, सूरसेन, वह कौशाम्बी, सॉरी कौशल, श्रावस्ती, वत्स, वत्स, ये आता है वत्स का आता है कौशाम्बी, और मल्ल, मल्ल यानी कुशीनगर। इन 8 में 8 हम लोग आज याद रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद जो थे वो विदेश में थे, यानी गांधार और कम्बोज, ये विदेश में मिलेंगे। बाकी जो 14 महाजनपद हैं वो भारत में हैं। भारत में भी जो ज्यादातर उत्तर में ही है। एक हमारा केवल महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका नाम है अस्मक, अस्मक, अस्मक यानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान। ये केवल हमें महाराष्ट्र के आसपास मिलेगा, यानी दक्षिण भारत में मिलेगा। बाकी जितने भी हमारे शेष बचते हैं वो सभी होंगे उत्तर भारत में ही। चलिए हम लोग इन्हीं सब में से एक सबसे शक्तिशाली मगध यहाँ पे बनता है मगध, मगध, मगध साम्राज्य जो था इन सब साम्राज्यों में से शक्तिशाली माना जाता था।
इन जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में दो ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे। एक था हमारा जो दो थे गणराज्य थे, एक था मल्ल, मल्ल के साथ साथ मल्ल यानी यूपी, और मल्ल के साथ साथ वज्जी, ये मिलेगा बिहार में। मल्ल और वज्जी, मल्ल मिलेगा यूपी का और वज्जी मिलेगा बिहार का। ये हमारे दो ऐसे गणराज्य थे जो ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे। और यहीं पर जो वज्जी था, यहीं पर लिच्छवी राजा यानी लिच्छवी का शासन था जिस समय। तो ये सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है, विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है वज्जी को। इसी के साथ आगे हम देखते हैं जो मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य सबसे ऐसा साम्राज्य था जो किसी दूसरे राजा के द्वारा जीता नहीं जा सका। अगर मगध की हम बात करें, मगध का इलाका, तो मगध में अगर हम देखें पूर्वी इलाके में, तो पूर्वी इलाके में इसकी आती है फल्गु नदी। यानी मगध इस तरीके से स्थापित था, इस पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि इसके पूरब में पड़ती थी फल्गु नदी। फल्गु नदी अगर देखते थे पश्चिम में पड़ जाती थी सोन नदी, सोन। और अगर उत्तर में देखते थे, उत्तर में पड़ जाती थी गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर में पड़ जाती थी गंगा। और अगर दक्षिण में देखते थे, दक्षिण पड़ जाती थी विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यानी ये तीन नदियां और विंध्याचल पर्वत, यानी ये इस तरह से स्थापित था। ये हमारा काम करता था, एक किले की भांति काम करता था, इसलिए इस पर इस किले, इस अवध को जो ज्यादा राजा कोई जीत नहीं सकता था। अभी मगध की शुरुआत अगर देखा जाए तो मगध पर एक राजवंश का नाम मिलता है, जिसे देखा जाए बृहदत्त वंश, यानी बृहदरथ वंश, बृहदरथ वंश। संस्थापक बृहदत्त था, ये बृहदरथ संस्थापक बृहदरथ था। ये जो वंश मिलता है, ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है और कहीं पर इसके उल्लेख नहीं पाए गए, इसलिए ये वंश मान्य कम होता है या माना नहीं जाता है। क्योंकि बृहदरथ का लड़का आता है जरासंध, जरासंध, जरासंध जो बहुत ही शक्तिशाली था, योग्य शासक था। महाभारत में जरासंध के साथ जो भीम थे उनकी लड़ाई भी होती है, इसे मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा महाभारत में की गई है। ये बहुत ही योग्य शासक था। इसका पुत्र आता है, इसके अगर पुत्र की बात करें तो सहदेव इसका पुत्र आता है। और सहदेव के बाद आता है रुपुंजय, सहदेव के बाद रुपुंजय आता है। तो ये चार जो राजा थे ये इस पे बीच में बनते हैं, लेकिन इस वंश का कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य न मिलने के कारण ये वंश माना नहीं गया। जबकि अवध में मगध में अगर हम बात करें तो मगध में 7 राजवंशों ने राज किया है। उन 7 राजवंशों को देखते हैं और इसी मगध में ही धीरे से फिर अटैक होगा, जो विदेशियों का आक्रमण होगा वो देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, क्योंकि इसके पूरब में फल्गु, पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्याचल। तो हम लोग शुरू करते हैं मगध। मगध पर लगभग 7 राजवंशों ने राज किया है, 7 राजवंशों ने राज किया। इन 7 राजवंशों में अगर देखें तो हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। हसीन, मशुक, सा, इसे याद रखेंगे कि जो मगध था उस पर 7 राजवंशों ने राज किया। हसीन से था हर्यक, साथ ही साथ शिशुनाग वंश, ना से था नंद वंश, मां से आएगा मौर्य वंश, सा से आएगा शुंग वंश, का से आएगा कंड वंश, सा से आएगा सातवाहन वंश। मगध साम्राज्य पर सबसे पहले अगर किसी वंश का राज्य हुआ जिसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले, वो था हमारा हर्यक वंश। यह हर्यक वंश लगभग 544 BC, यानी 544
ईसा पूर्व ये वंश चला। इसका संस्थापक बिंबसार था। बिंबसार इस वंश की स्थापना करता है। ये इतना छोटा सा राज्य था। धीरे धीरे इसने कई आसपास के इलाके जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में मिला लेता था। तो इसका विस्तार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। देखते हैं हम लोग मगध। मगध में ही उसने अगर बात करें तो आसपास के इलाकों को हथियाना शुरू किया। तो हम देखते हैं मगध की अगर हम बात करें, मगध साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य ये छोटा सा इलाका था। ऊपर था वैशाली, आसपास के छोटे छोटे इलाके जीत चुका था। और ये यहाँ पर उस समय जिस समय मगध साम्राज्य था, उज्जैन यानी उज्जैन पर चंद्र प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था। इसे एक असाध्य बीमारी हो गई। असाध्य बीमारी होने के कारण यहाँ पर राज्य कर रहा था बिंबसार। ये या तो वैवाहिक संबंध बनाता था, यानी किसी लड़की से शादी कर लेता था, और लड़कियों से शादी भी इस तरीके करता था तो नवर्सा होती थी। नवर्सा का मतलब होता है जिनके भाई नहीं होते हैं, जिनके भाई बहन नहीं होते, वो नवर्सा यानी नवर्सा लड़कियों से शादी करता था, जिससे अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। इसने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को हरा दिया। हराने के बाद उसे अपने राज्य में मिला लिया। और जो मध्य प्रदेश का अवंती था, यानी मध्य प्रदेश का अवंती यहाँ पर जो राज कर रहा था, ये चंद्रप्रद्योत, इसे असाध्य बीमारी हो गई। और इसका जो राजवैद्य था जीवक, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को किसके दरबार में भेजा था उसे सही करने के लिए, या बिंबसार ने राजा जो उसका राजवैद्य था जीवक, उसको कहाँ भेजा था? तो उज्जैन भेजा था। और उज्जैन में अवंती राज्य था, राजधानी उज्जैन थी। चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था। जो उसे असाध्य बीमारी थी वो सही हो जाता है। और सही होने के बाद एक चंद्रप्रद्योत जो है बिंबसार की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये बिंबसार जो था वो अपने राज्य का क्षेत्र का विस्तार इस तरीके से कर लेता है, यानी अब उसका इलाका ये बिहार से होते हुए मध्य प्रदेश तक आ चुका था। क्योंकि ये वैशाली था, वैशाली पर भी आक्रमण करता है, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाता है। जब वैशाली जीत नहीं पाता, फिर इसका लड़का आता है अजात शत्रु। जब इसका लड़का अजात शत्रु आता है तो उसका इलाका काफी हद तक बढ़ चुका था। बिंबसार ने जिस समय इसकी स्थापना करी थी उस समय इसकी राजधानी बनाई थी राजगीर या राजगृह, कुछ भी लिखा भी सकता है, राजगीर या राजगृह इसकी राजधानी बनाई अपनी। फिर इसका लड़का आता है अजात शत्रु। देखा था पिताजी जो थे वैशाली पर अटैक किया, लेकिन उसे जीत नहीं पाए। इसने अपना एक वर्षकार को इसने एक जासूस बनाया और जासूस बनाकर वैशाली में प्रवेश कराया, यानी वैशाली में भेजा कि देख के आओ, यानी किस तरीके से हम वैशाली को जीत सकते हैं। वर्षकार जो था एक गुप्तचर बन के गया और वैशाली में जाकर वहां की पूरी योजनाएं जो वहां की सूचनाएं जितनी थी वो इकट्ठा करने के बाद अजातशत्रु को दी। अजातशत्रु ने इस पर अटैक किया। अटैक करने के साथ साथ इसने दो नए तरह के हथियार अपनाए। वो नए तरह के हथियार थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल जो था और महाशिला कंटक, यानी दो नए हथियार अपनी सेना में शामिल किए। जो महाशिला कंटक था ये पत्थर फेंकता था, यानी पत्थरों की बारिश करता था, जबकि जो रथ मूसल था ये तीरों की बारिश करता था, यानी जो एक साथ कई सारे तीर चलाए जा सकते थे। से उसमें बाहुबली में दिखाया भी गया है कि एक साथ 2-2 300 एक साथ तीर निकलती हैं। तो वो रथ मूसल था और महाशिला कंटक से पत्थरों की बारिश होती थी। ये इस पर शामिल कर लेता है। उसके बाद वैशाली पर अटैक करता है और इसे वैशाली को जीत लेता है। वैशाली को जीत कर अपने राज्य में मिला लेता है, यानी ये इसका इलाका, ये इतना बड़ा इलाका हो चुका था। मगध का इतना बड़ा इलाका
हो चुका था। धीरे धीरे मगध ये पूरे जो 16 महाजनपद हैं उन पर धीरे धीरे अधिकार करेगा। अब देखते हैं, अब इसने एक काम किया, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अगर अर्थ पूछे क्या होता है तो होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, अजात शत्रु यानी शत्रु का नाश करने वाला। इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इसे कुड़िक भी कहा जाता है। कुड़िक, अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। और इसने इसी के समय में ही जो अब ये लगभग 52 वर्षों तक तो इसने राज्य किया था बिंबिसार ने। अजातशत्रु जब आता है तो इसने 544 में स्थापना करी थी और इसने स्थापना करी लगभग 493 यानी 493 BC में इसकी स्थापना करता है। इसी अजातशत्रु के समय ही पहली लगभग इसने 32 वर्षों तक राज किया था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष राज किए, तो 32 अगर देखेंगे तो और नीचे आएगा तो इसी अजातशत्रु के समय ही जो बौद्ध संगीत थी, यानी बौद्ध संगीत जो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो पहली बौद्ध संगीत हुई 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इसी के समय पहली बौद्ध संगीत हुई थी। इसी ने जो राजगृह था, राजगृह जो राजधानी थी, राजगृह पर किलाबंदी करवाई, यानी राजगृह पर किलाबंदी अजातशत्रु ने कराई। जबकि अगर पूछे स्थापना किसने करी थी, बिंबिसार ने स्थापना करी थी। इसी ने किलाबंदी करवा दी, फिर इसका अपने पिता को मारकर ये राजा बन गया। फिर अजातशत्रु के बाद उसका लड़का आता है, अजातशत्रु का लड़का आता है उदयन। अगर उदयन की बात करें तो इसने भी अपने पिता की हत्या करी थी। 32 वर्षों तक इसने राज किया। फिर आता है उदयन, उदयन आता है 32 वर्ष। इसमें अगर हम कम करके देखेंगे तो लगभग 461 ईसा पूर्व के आसपास उदयन गद्दी पर बैठता है। उदयन गद्दी पर बैठने के बाद अब इसने देखा कि जो बाबा थे उन्होंने उज्जैन को मिला चुके थे, पिताजी तो थे वैशाली को मिला चुके थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना राजधानी हमारी जो राजगृह इसको अब यहाँ से दूर पड़ती थी, उधर से भी दूर पड़ती थी, इसने सोचा कि राजधानी ऐसी जगह रखी जाए जहाँ से आसानी से सुगमता से आया जाया जा सके। तो इसने राजधानी क्या किया, पहली बार यहाँ से राजधानी ट्रांसफर करता है वो। और इसी उदयन ने ही जो पाटिलपुत्र है, पाटिलपुत्र, पटना का पुराना नाम पाटिलपुत्र है, पाटिलपुत्र नामक शहर की स्थापना करी। और ये शहर कहाँ पे बसाया, जो गंगा और सोन, गंगा और सोन नदियों का जो मिलन केंद्र है उसी संगम के ऊपर पाटिलपुत्र की स्थापना करी। पाटिलपुत्र की स्थापना करके राजधानी राजगृह से उठा के ले गया पाटिलपुत्र, यानी राजधानी सबसे पहली बार उठा के उदयन ले गया पाटिलपुत्र की स्थापना करके, यानी पटना की स्थापना करके राजधानी को पाटिलपुत्र बना दिया, यानी राजधानी राजगृह से पाटिलपुत्र कर दिया। फिर इसका लड़का अगर देखते हैं, बात करते हैं, इसने भी अपने पिता की हत्या करी थी। इसने भी अपने पिता की हत्या करी। तो ये अगर बात करें ये वंश, तो ये वंश पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता वंश। अब पितृहंता वंश क्यों, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, तो इसको बोला जाता है पितृहंता वंश। अब राजधानी ये पटना ला चुका था। अब हम लोग देखते हैं इसका लड़का आता है, यानी अगर हम बात करें उदयन यानी उदयन की अगर हम बात करें तो उदयन का लड़का आता है नागदशक। उदयन का लड़का नागदशक जो कि एक अयोग्य शासक था, यानी इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी जो इस राजपाट को संभाल सके। अब जब ये संभाल नहीं पा रहा था तो इसने एक गलती कर दी और इसने अपने सेनापति जो शिशुनाग, यानी इसका सेनापति शिशुनाग को सेनापति बना दिया। और यहीं पर इसकी एक गलती साबित हुई। शिशुनाग ने जो नागदशक की थी हत्या कर दी। अब शिशुनाग नागदशक की हत्या करके उस राजवंश पर यानी मगध पर एक नए राजवंश, यानी इसका पुत्र आता है नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने, और इस पर शिशुनाग वंश का अधिकार हो गया, यानी इस पर अब मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई।
यानी अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश। मगध वंश, मगध साम्राज्य में पहला आया हर्यक। हर्यक के संस्थापक था बिंदुसार। बिंबसार का लड़का आया अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति हुई। उसके बाद आया उसका लड़का उदयन। उदयन का लड़का आया नागदशक। नागदशक की हत्या उसके जो शिशुनाग था उसका सेनापति था उसने कर दी, और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना करी। हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जब स्थापित हो गया, शिशुनाग वंश स्थापित होने के बाद इसी मगध पर शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के समय उसका लड़का आता है फिर कालाशोक वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही करी थी, वो भी नागदशक की हत्या करके। शिशुनाग वंश जो बना था लगभग 412 बीसी, यानी 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिसने स्थापना करी थी नागदशक की हत्या करके। जैसे नागदशक की हत्या करके राजा बना, से तुरंत राजधानी को, क्योंकि नागदशक के समय राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसने तुरंत अपनी राजधानी चेंज करके वैशाली ले गया। राजधानी को पाटलिपुत्र यानी पटना से फिर उठाकर वैशाली कर दी। शिशुनाग वंश जो था इसका फिर पुत्र आता है कालाशोक, यानी कालाशोक। कालाशोक का अर्थ होता है शोक ना करने वाला। शोक ना करने वाला यानी जिसे शोक ना हो, यानी जिसे दुख ना हो, है कालाशोक। यह बहुत ही प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा के साथ साथ यह एक योग्य शासक था। इसी के समय ही जो द्वितीय बौद्ध संधि थी 383 बीसी, यानी 383 ईसा पूर्व जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय हुई, और कालाशोक के समय राजधानी थी वैशाली। वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। लेकिन जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तो जो दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु आए थे, ज्यादातर भीड़ लगने लगी, यानी सांस्कृतिक राजधानी बना ली इसको। सांस्कृतिक एक तरह की हो गई थी, इसे डर सताने लगा। जैसे अजातशत्रु ने वैशाली को कब्जा कर लिया था दूसरे के यानी एक वर्षकार को भेजकर वहां की जानकारी लेके और इस पर अटैक करके वैशाली को जीत लिया था। इसीलिए इसे डर सताने लगा कि ऐसा ना हो कि वैशाली को फिर कोई जीत ले। तो इस वजह से उसने तुरंत अपनी राजधानी जो थी, यानी किसी देश पर अगर अटैक करना है या कब्जा करना है, तो अगर उसकी राजधानी कब्जे में आ जाए तो पूरा देश कब्जे में आ जाएगा। इसलिए इसने तुरंत राजधानी जो थी उसको तुरंत राजधानी को फिर ट्रांसफर कर दिया, यानी वैशाली से राजधानी को फिर पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र राजधानी को फिर पाटलिपुत्र उठाकर ले गया। फिर उसका लड़का आता है कालाशोक का लड़का आता है नंदीवर्मन। ये नंदीवर्मन जो था इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक भी था, यानी इसका लड़का जो कि अयोग्य था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन एक शासक अयोग्य शासक था। जिस तरीके ऊपर जो नागदशक था इसने जो गलती करी वही गलती रिपीट कर दी नंदीवर्मन ने। अब नंदीवर्मन ने अपने सेनापति यानी महापद्मानंद को सेनापति बना दिया। महापद्मानंद को जब सेनापति बना दिया तो पूरा पावर महापद्मानंद के हाथ में आ गया। अब महापद्मानंद ने फिर वही काम किया जो शिशुनाग ने नागदशक के साथ किया था, यानी इसने भी महापद्मानंद ने नंदीवर्मन को मारकर इस पर जो मगध पर तो था ये नंद वंश यानी एक नए वंश की स्थापना कर दी। यानी महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी, और यहीं से शुरू होता है फिर नंद वंश। अब देखते हैं हम लोग नंद वंश। अब जब नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने कर दी, इसका लड़का आता है फिर यानी नंद वंश। अब नंद वंश के बाद उसका लड़का आता है नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। फिर उसका लड़का आता है घनानंद। महापद्मानंद जो था इसने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया। अब कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के बाद जब इसका लड़का आता है घनानंद, तो इसका राज्यपाट काफी हद तक बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि राज्यपाट उड़ीसा तक फैल चुका था।
इधर उज्जैन ऊपर वैशाली यहाँ तक फैल चुका था। तो इसने सबसे पहली बार जो घनानंद था, इसने पहली बार कलिंग में नहर का निर्माण कराया। एक घमंडी बहुत था, यानी घमंडी था, घमंडी के साथ साथ एक अय्याश टाइप का था, यानी इसे दुनिया से मतलब नहीं रहता था, हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था, डांस देखता रहता था, यानी इस तरह की इसकी अय्याश टाइप का था। इसी ने जो चाणक्य हैं उनकी चाणक्य को समझाने आते हैं, तब यही चाणक्य को बुरी तरीके से बेइज्जत करके भेज देता है। तब से फिर वही चाणक्य इसे अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इस जो घनानंद था इसे परास्त करता है, और फिर यहाँ पर एक नए राजवंश यानी मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाएगी। यानी यहीं पर जो मगध साम्राज्य है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मौर्य साम्राज्य। जैसा कि अभी हमने बताया था, हसीन, मशुक, शाह, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये आपके 3 खत्म हो चुके। अब बचता है आपका मौर्य वंश, यानी अब अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश। आज हमने आपको जो भी पढ़ाया उसे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने आपको 8 महाजनपद बताए थे, जिनमें से था कंबोज यानी हाटक, दूसरा था गांधार यानी तक्षशिला पाकिस्तान का उत्तरी इलाका, और ये था जो हाटक था वो अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका था। उसके बाद आते हैं कुरु, दिल्ली के आसपास का इलाका। उसके बाद आते हैं मत्स्य, राजस्थान के आसपास का इलाका। उसके बाद आते हैं मथुरा यानी सूरसेन के आसपास का इलाका। उसके बाद देखते हैं कौशाम्बी। उसके बाद आता है वत्स, आता है मल्ल, यानी इन 8 महा जनपदों में हमने पढ़े। उसके बाद हमने बताया कि जो दक्षिण भारत में एक ही पड़ता था, अस्मक, यानी दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र के आसपास का इलाका था। ये मगध बिहार का था, जो बहुत ही शक्तिशाली बना। इस पर सबसे पहले अगर बात करें तो जरासंध के पिता ने बृहद्रथ वंश की स्थापना करी थी, जिसके कोई प्रामाणिक साक्ष्य न मिलने के कारण, केवल महाभारत में ऐसा मिलता है, प्रामाणिक साक्ष्य न मिलने के कारण ये वंश मान्य नहीं हुआ। ये उसके बाद लगभग 544 ईसा पूर्व में यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार के द्वारा की जाती है, जो कि बिंबसार के लड़का आता है अजातशत्रु का लड़का आता है उदयन का लड़का आता है नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी, और एक नए वंश शिशुनाग की स्थापना करी। शिशुनाग का लड़का आता है कालाशोक, इसका शोक न हो। उसके बाद आता है उसका कालाशोक का लड़का आता है नंदीवर्मन की हत्या महापद्मानंद ने करी। महापद्मानंद का लड़का आता है घनानंद को मार के फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।